हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का भूगोल अध्याय 7 हमारा देश भारत से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को बनाए गए हैं। इससे सवाल बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अध्याय प्रश्न नंबर 1 के साथ। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन दिया है, प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सेकंड कह रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब ये कि कश्मीर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है। और साथ ही कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूरब से पश्चिम विस्तार जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर के कुछ इस तरीके से जो है वो 2900 किलोमीटर है। बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में कि प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये कथन गलत है। यहाँ पे देखेंगे प्रायद्वीप भूमि जो है वो एक टुकड़ा ऐसा है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से। तो ये कथन गलत हो गया यहाँ पे। सेकेंड कथन कह रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही है, लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग जो है वो 3200 किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है लगभग 2900 किलोमीटर है। तो ये भी कथन सही है। देखेंगे यहाँ पे 2900 टोटल जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, 2 और 3। पहला कथन गलत है, तो हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इंदिरा कॉल है, यहाँ से लेकर के इस लेंथ की जो लेंथ देखेंगे यहाँ तक, तो इसकी कुल लेंथ है 2933 किलोमीटर। जबकि यहाँ रन का कच्छ जो बोल रहे थे वहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की जो लेंथ है यानी कि बिथू जो है वहाँ से लेकर के आपका गुहार जो माता है जो गुजरात में है, इसकी जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। तो सवाल चाहे जैसे पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से 4 सवाल और भी बन सकते हैं। क्या बन सकता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, लद्दाख में है ये। बात करें हम लोग सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो यह है किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा गुहार माता जो कि आपका गुजरात में है। इसे सर क्रिक के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये हो जाएगा इंदिरा बिंदु, जिसे हम लोग पिगमोलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ठीक है, उसका बाद नाम बदल करके इंदिरा बिंदु कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और स्थलीय अगर पूछा जाए कि दक्षिण सीमा क्या है, तब होगा ये कन्याकुमारी, जिसे हम लोग केव कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थलीय सबसे दक्षिणतम बिंदु केव कैमोरिन होगा, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, इंदिरा बिंदु, जिसे हम लोग पिगमोलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से 4-5 सवाल बन गए। ठीक है, और बाकी लेंथ तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और सेकेंड कथन कह रहा है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन तो सही दिख रहा है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये मिलियन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको आप चाहते हैं इंडियन में बदलना चाहते हैं
तो इसको कैसे भारतीय में बदलना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, 3.28 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 10 से, या फिर अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निकल जाएगा ये डेटा। ठीक है, तो वही लगभग 32 लाख के आपके आसपास आ जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 32.8 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल सही है कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग भारत का जनसंख्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। माफ़ कीजिएगा सर, हमने जनसंख्या का जिक्र किया था, वो बाई मिस्टेक हो गया फ्लो में, माफ़ कीजिएगा। क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्षेत्रफल क्या है भारत का, क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिलियन में पूछा जाए तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे, वर्ग जनसंख्या यदि बोले होंगे तो मिस्टेक निकल गया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। सेकेंड कथन में दिया है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो अगर करंट डेटा में देखा जाए तो भारत आगे निकल चुका है। ठीक है, 1.40 के आसपास है भारत की आबादी। तो चीन से अभी जो देखा जाए ऑफिशियल डेटा भी आ चुका है ये कि चीन से आगे भारत की जनसंख्या हो चुकी है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन सिर्फ सही लेकर चलेंगे हम लोग फिलहाल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा केवल 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल्स देखा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत में वर्ष 2011 में 11 से 120 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी है। ये तो 2011 का डेटा है ये। ठीक है, और यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है भारत ने 6 देशों के साथ भूमि साझा करता है। भारत 6 देशों के साथ भूमि साझा करता है। सेकेंड कह रहा है कि श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन तो गलत है कि भारत ने 6 देशों के साथ सीमा भूमि साझा की है। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भारत का जो सीमा लगता है वो 7 देशों के साथ लगता है। सीमा का नाम क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, इसके बाद चीन, इसके बाद नेपाल, इसके बाद भूटान, फिर बांग्लादेश और फिर आकर के अरुणाचल प्रदेश की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा म्यांमार। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे 7 देश जो हैं वो भारत के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान है, इससे ऊपर अफगानिस्तान है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लगता है आपका अफगानिस्तान का। ठीक है, ये सब सीधा देखने को मिलेगा तो ये वाला चीन है यहाँ पे, इसके बाद नेपाल का बाउंड्री लगता है, फिर भूटान का, फिर यहाँ पे देखेंगे कि म्यांमार का, और ये हमारा बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 और अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। तो ये 7 राज्यों का देखेंगे कि स्थलीय सीमा भारत के साथ लगता है। ठीक है, इन 7 देशों का नाम याद होना चाहिए आपको। बाकी जो सेकेंड ऑप्शन था श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे पाक स्टेट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसी को बोलते हैं पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका इसी पाक स्टेट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पाक स्टेट या बोले या तो फिर पाक जल संधि। ठीक है, तो भारत और अब ये श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है, तो पाक स्टेट बोलेंगे या फिर जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड जो कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला कथन सिर्फ गलत है। यहाँ पे 7 देश होना चाहिए था, 7 देश का नाम याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा देश का सीमा भारत के किस राज्यों के साथ लगता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 राज्य का नाम हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। एक नदी या धारा जो अपने जल को किसी मुख्य नदी में दोनों में से किसी भी किनारों पर डालकर योगदान देते हैं उसे डेल्टा कहा जाता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो बात कर लो पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है यहाँ पे कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही है। सुंदरवन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सही है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, ये भी कथन सही है। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है कि एक नदी या धारा जो अपने जल को किसी मुख्य नदी में दोनों में से किसी भी किनारों पर डालकर योगदान देते हैं उसे डेल्टा कहा जाता है। तो उसे डेल्टा नहीं कहते, ये भी कहते हैं। यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगर कथन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक नदी या धारा जो अपने जल को किसी मुख्य नदी में दोनों में से किसी भी किनारों पर डालकर योगदान देते हैं तो उसे डेल्टा नहीं कहते हैं, उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, साफ तो लिखा है ना कि एक नदी या धारा जो अपने जल को जो मान लेते हैं, यहाँ से कोई निकल रही है और जैसे कोई एक मुख्य नदी जा रही है तो इसमें ला करके नदी अपना जल धारा इसमें ला करके मिला रही है, तो इस जगह को इसको क्या बोलें, इस नदी को क्या नाम देंगे हम लोग, सहायक नदी का नाम देंगे ना। ठीक है, हाँ, ये मुख्य नदी जा करके जब जिस बड़े जल स्रोत में जब गिरती हैं, जो बड़े जल निकाय में गिरती हैं, तो जहाँ पे गिरता है वहाँ पे क्या निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो भारत में देखेंगे कि पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली सारी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, कावेरी है, आपका महानदी है। ठीक है, साथ ही साथ दक्षिण में और भी बहुत सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जो भी जाके नदी गिरती हैं सभी मुहाना पर गिरती हैं, वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही कथन होगा वो होगा आपका सिर्फ पहला। ठीक है, केवल 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड कथन गलत है। डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, डेल्टा जो है वो आकार में कैसे होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से है ना, जैसे बहते हुए आ रही है तो कुछ इस तरीके से डेल्टा का निर्माण करते हुए बहती हैं। ठीक है, यह नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र है। एक नदी या धारा जो किसी भी नदी में अपने जल का योगदान दोनों तरफ से मुख्य नदी में प्रवाहित करती हैं उसे क्या कहा जाता है, सहायक नदी। ठीक है, मुख्य नदी के है ना दोनों तरफ से हो सकता है कि जरूरी नहीं कि किसी की तरफ से, दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से उधर से आके मदद कर दे। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, सहायक नदी। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार आकार में त्रिकोणीय है। सेकेंड कथन है कि नर्मदा और तापी नदियाँ अरावली पहाड़ियों से होकर बहती हैं। और थर्ड कह रहा है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा यहाँ पे सही है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार आकार में त्रिकोणीय है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। जैसे कुछ इस तरीके से भारत है ना, तो यहाँ पे इस तरह से भारत जो है इस तरह से क्या बन रहा है, ये त्रिकोणीय तो बनता है, तो बिल्कुल सही है पहला कथन। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सेकेंड कह रहा है कि नर्मदा और तापी नदियाँ अरावली पहाड़ियों से होकर के बहती हैं, ये कथन गलत है। अरावली पहाड़ियों से नहीं बहती हैं। ठीक है, अरावली पहाड़ी तो देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली से शुरू होकर के इधर राजस्थान की तरफ ऐसे गई हुई हैं, यानी कि इधर से लेकर के उत्तर पूरब की तरफ। ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पे। तो जबकि नर्मदा और तापी देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंध्यन और नीचे देखने को मिलेगा सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में देखेंगे कि नर्मदा नदी बहती है और यहीं सतपुड़ा के नीचे देखेंगे कि यहाँ से ये नदियाँ ये दोनों हैं, ये हमारा हो गया नर्मदा और ये हो गया आपका तापी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कि नर्मदा और तापी नदियाँ जो है वो अरावली पहाड़ी से ना होकर के यहाँ पे आपका जो विंध्यन है और जो सतपुड़ा है वहाँ से होकर के बहती हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी कह रहा है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो हाँ, तो ये ठीक है कि नर्मदा और तापी जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और जाकर अरब सागर में गिरती हैं, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही हो जाएगा और अरब सागर में गिरती भी हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। इसको देखें यहाँ पे, ये है आपका देखिए विंध्यन। ठीक है, ये वाली है आपका यहाँ पे ये विंध्यन श्रेणी और इधर देखने को मिलेगा ये सतपुड़ा श्रेणी। तो इसी के बीच से देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी निकल रही है और ये वाला जो है वो तापी नदी है, जाके दोनों अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सतपुड़ा और नर्मदा, ये सतपुड़ा और ये जो है विंध्यन है, इसके आसपास से यहाँ पे नदी बहती है, ना कि अरावली से। देखिए अरावली पहाड़ी यहाँ पे श्रेणी है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली हमने कहा था ना, दिल्ली होते हुए निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत होकर के ये इस तरीके से निकली हुई राजस्थान में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये दिल्ली तक गई हुई है। हाँ, ये उल्टा हमने कह दिया था वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। ये यहाँ से शुरुआत होकर के ये इस राशि से गई है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो वहाँ पे 1 और 3 होगा। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है प्रायद्वीपीय पठार आकार में त्रिकोणीय है, इसका आकार अत्यधिक समान है।
यह कई पहाड़ी श्रृंखलाओं और घाटियों वाला क्षेत्र है। अरावली पहाड़ियों दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरावली जो पहाड़ी है वो दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है, यानी कि सबसे ये पुराना कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पर्वत है दुनिया का। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, एक पुराना वलित पर्वत का उदाहरण है। और देखेंगे कि इसका जो हाइट है वो मतलब कि अपरदन होने की वजह से इसका हाइट कम होता जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत कहीं देखें तो ये भी सही होगा, और एक पुराना वलित पर्वत कहेगा तो भी सही होगा। ठीक, यह उत्तर पश्चिम की ओर सीमा पर है। विंध्य और सतपुरा महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। नर्मदा और तापी नदियाँ इन श्रेणियों से होकर के बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल हमने समझा रखा है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि पूर्वी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है टूटा हुआ है और असमान है। पूर्वी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है टूटा हुआ है और असमान है। सेकेंड कथन कह रहा है कि पठार कोयले और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध हैं। बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन देखेंगे कि पूर्वी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है टूटा हुआ है और असमान है। तो देखेंगे पहला कथन के बारे में कि पूर्वी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री नहीं कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तो ये कथन ये भी गलत हो गया। आगे लिखा है ये टूटा हुआ है और असमान है। हाँ, ये इस कथन से, ये जो लाइन लिखा है ये सही है, ये भाग सही है कि ये टूटा हुआ और असमान है। पूर्वी घाट देखेंगे ना तो ये टूटा भी हुआ है और ये असमान है, ये सही है। लेकिन पूर्वी घाट को हम सह्याद्री नहीं कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। अब टूटा हुआ है और असमान क्यों है? क्योंकि देखेंगे कि पूरब से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो अपनी धाराओं की वजह से, तेज़ गति की वजह से क्या किया है कि जहाँ था मतलब कि काट दिया है ना, पहाड़ों को मतलब कि उसको क्या किया है, अपरदन कर दिया है, काट छाट दिया है। तो इसीलिए देखेंगे ये टूटा हुआ है और असमान है। जाहिर बात है कि इधर से जब नदियाँ निकलेंगी तो तेज़ गति से निकलेंगी तो क्या करेगा, इस हमारे पास जब पानी जब इसकी गति तेज़ होगी तो आसपास में क्या करेगा, उसको काट देगा ना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि टूटा हुआ है और असमान है, तो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ कह रहा है कि सेकेंड में कि पठार जो है वो कोयले और लोहा ऐसे जैसे खनिजों से समृद्ध हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ सही हो जाएगा सेकेंड कथन, केवल 2। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल्स देखा जा सकता है यहाँ पे। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार की सीर और पूर्वी घाट पूर्वी सीमा प्रदान करते हैं, जबकि पश्चिमी घाट प्राय निरंतर है ना। पश्चिमी घाट देखेंगे निरंतर है, जबकि पूर्वी घाट जो है वो क्या है, टूटा हुआ है, असमान है। साथ ही साथ देखेंगे कि पठार कोयले और लोहे ऐसे जैसे खनिजों से समृद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून की वापसी के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर बहती हैं। सेकेंड कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है। बताना है उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन के बारे में बात करें। पहला क्या दिया है कि मानसून की वापसी के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर बहती हैं, तो ऐसा नहीं है। मानसून की जब वापसी होती है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर नहीं चलती हैं। ठीक है, मानसून जब वापसी होता है ना तो इधर से जब देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम से जब मानसून जब प्रवेश करती हैं, भारत इंटर करती हैं, तो यहाँ से जाकर के हिमालय से टकराने के बाद जब लौटती हैं, तो लौटते समय जैसे लौट रही हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर यदि यहाँ से अरब सागर और बंगाल खाड़ी से यदि हवाएं चलेंगी, ठीक है, तो क्या लगता है ये मानसून वापसी के समय इसको क्या करेगा, इंटरवेन करेगा, इसको विरोध करेगा, तो डिस्टर्बेंस पैदा होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो जानते हैं हम लोग कि मानसून वापसी के दौरान यहाँ पे तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, बारिश होता है, तो ये हवाएं इसको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करती, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून जो है तो यहाँ से विपरीत दिशाएं से हवाएं चलेंगी, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस पैदा होंगी। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है, तो ये कथन सही है। लौटा हुआ मानसून से यहाँ पे देखेंगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है, तो सेकेंड कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा केवल 2, पहला गलत हो जाएगा। डिटेल्स देखेंगे हम लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु मानसून की शुरुआत और आगे बढ़ने द्वारा चिन्हित किया जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर बहती हैं। हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस चली जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस चली जाती हैं।
यह लौटते हुए मानसून की ऋतु है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किससे? लौटता हुआ मानसून से। आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कि एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु है। सेकंड कह रहा है असम में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। और थर्ड कह रहा है कि जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन तो गलत दिख रहा है कि एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, एशियाई शेर नहीं है, लायन है ना। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एशियाई शेर कहाँ देखने को मिलते हैं? ये गुजरात में देखने को मिलते हैं ना, गिर के जंगल में। और बात करें असम में एक सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, कांजीरंगा वगैरह में देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात में गिर का जंगल एशियाई शेरों का घर है। हाथी और एक सींग वाले गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक है, घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊँट और जंगली गधे क्रमशः ग्रेट इंडियन डेजर्ट और कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऊँट और जंगली गधे आने कह सकते हैं। ऊँट कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, जबकि जो जंगली गधा है वो देखने को मिलेगा कच्छ के रण में। नेक्स्ट है हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ कहाँ देखने को मिलेगा? ये सवाल है। लद्दाख में, गुजरात में, असम में या फिर मणिपुर में? तो याद रखना है आपको, ये देखने को मिलेगा लद्दाख में हिम तेंदुआ। ठीक है, क्योंकि हिम देख रहे हैं ना, हिम से ही पता आप पकड़ सकते चीज़ों को। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। तो बर्फ़ कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिलेगा। सिंपल से इसका आंसर ये हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरियाँ, हिम तेंदुए, भालू आदि पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल है। अब सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है। कनाडा में 6 मानक समय है। रूस में 11 मानक समय है। और डी में दिया है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा, जिसका देशांतरीय विस्तार अधिक होगा, जितना अधिक होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा मानक समय देखने को मिलेंगे। वैसे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अक्षांशीय विस्तार है वो रूस का है। और रूस का भी देखेंगे कि जो सबसे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सबसे ज़्यादा उसी का है। 11 वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बना के रखा है। ठीक है, 11। भारत में कितना है? तो भारत में सिर्फ एक है। ठीक है, जो 82.5 डिग्री से गया हुआ है, जो हम लोग मानक रेखा मानते हैं। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गई हुई है। ठीक है, तो भारत में सिर्फ एक ही मानक रेखा है, ध्यान रखिएगा। जबकि रूस में 11 है, कनाडा में 6 है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है। 7 से संयुक्त, 7 से 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हमने कहा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जिसका जितना ज़्यादा देशांतरीय विस्तार होगा उसका मानक समय उतना उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्यों रखना पड़ेगा हम लोग जब थोड़ा सा क्लास 6, 7, 8 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे और इसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना मिनट का अंतर होता है? 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना मिनट का अंतर होता है? 1 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट या 30 मिनट? तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट से क्या कहता है कि हम जानते हैं कि एक पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 24 घंटे का समय लेता है, राइट। जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक रोटी चक्कर लगा लेता है कितना? 24 घंटा में। तो इसका मतलब है कि वो कितना डिग्री मूव कर गया? 360 डिग्री का। एक चक्कर लगाना होता 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसका मतलब है कि 24 घंटा में हम कह रहे हैं कि वो 360 डिग्री घूम गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटा में, ठीक है, तो 1 घंटा में कितना घुमा होगा, कितना डिग्री, ये निकालते हैं पहले। तो 1 घंटा में देखेंगे तो 24 एकम 24 और उतर जाएगा इधर 11, 24, 1 और 1, 0। ठीक है, नहीं 24 एकम 24 हो जाएगा 12, है ना, और 24 25 120, ठीक है, 15, तो हो जाएगा 15 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि 1 डिग्री में, ठीक है, तो 1 डिग्री क्यों निकालें यहाँ पे? तो इसमें लोग क्या कर देते हैं, घंटा को इसको चेंज कर देते हैं मिनट में। 60 मिनट लिख सकते हैं घंटा को। ठीक है, 15 डिग्री। तो अब बताइए 1 डिग्री में कितना घूम रहा होगा? 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना? 15 चौक 60, तो 4 मिनट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री चक्कर लगाने में 4 मिनट का समय लगाती होंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 मिनट।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ ही पूछ सकता है, 1 डिग्री पूछ सकता है, आपसे 15 डिग्री पूछ सकता है कि 15 डिग्री से घूमने में कितना समय लगाता है, तो जाहिर सी बात 1 घंटा या तो 60 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये सवाल रिपीट हो गया है लगता है। ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर, और ये अंतिम प्रश्न है। सवाल है यहाँ पे कि भारत का मुख्य भूमि विस्तार कितना है। भारत का मुख्य भूमि जो है उसका विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, या फिर बी ऑप्शन देख लीजिए और सी भी देख लीजिए। ठीक है, समय ज़्यादा लग जाएगा पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो 6 डिग्री है, 6 डिग्री अगर दिखा था कि भारत का भूमि विस्तार कितना है तो 6 डिग्री से हम ले सकते थे, लेकिन मुख्य भूमि कह रहा है तो मुख्य भूमि जब आपको देखा जाए तो 8 डिग्री से शुरू करना है, तो ये तो सेकंड बी ऑप्शन कभी नहीं होगा। बात करें थर्ड ऑप्शन में सी ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री, ये तो सही लग रहा है, और यहाँ पे 68 डिग्री 25 मिनट और 57 ठीक लग रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसे सिंपल सा ट्रिक हमने बना के रखा है। क्या है ट्रिक याद ये रखना है, हम कई वीडियो में बताया है हमने। सबसे पहले आपको लिखना है 8, फिर से लिखना है 7, और फिर लिखना है 8, और फिर लिखना है 7। ठीक, फिर क्या करना है, फिर लिखना है 7 के बगल में आपको लिखना है 25। ठीक है, क्या लिखना है 25, और 8 के बगल में लिखना है 4, और 7 से कम लिखना है 6, और 8 से कम लिखना है 7। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है 3 का टेबल लिखना है, 3 6 9। अगर आप इतना रख पाते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ें। यहाँ से एक लाइन खींच देना है, ऊपर वाला आपका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार और नीचे वाला हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार। मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो देखिए पहला 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहाँ भी दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसके बाद फिर है 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहाँ पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, और लास्ट कह रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, तो 97 डिग्री 25 मिनट, जबकि यहाँ पर लिखा गया था 97 डिग्री 7 मिनट, तो ये गलत हो गया। तो अगर इस चीज़ को याद रखते हैं तो आसानी से आप भारत का जो मुख्य भूमि विस्तार है अक्षांशीय विस्तार के या फिर देशांतरीय विस्तार के आसानी से आप बता पाओगे। ठीक है, आप जाओ तो इसको फिर से एक बार देख लो कैसे हमने किया। करना क्या था, कुछ नहीं, बस आपको ये लिखना है, पहले 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर यहाँ पर एक बार लिख लीजिए 25, और यहाँ लिख लीजिए 4। फिर क्या करना है, फिर 7 से कम 6 और 8 से कम 7, और यहाँ से 3 का टेबल लिख देना है, 3 6 9, एक लाइन खींच देना है। ऊपर हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार, नीचे हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इधर वाला आपका सब डिग्री है और उधर वाला सब आपका मिनट है, हो जाएगा ना। तो ये था इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नहीं हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास 6 का देख रहे हैं ना, तो क्लास 6 में ज़्यादा क्वेश्चन बनने को मतलब नहीं निकलता। जैसे हम लोग अपर क्लास में जाएंगे तो और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे। तो अभी जितना इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, जितना इस लेवल से पढ़ने के लिए चाहिए हम लोग को, वो बस वही हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और बाकी ही मोटिवेट करते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।